हेलो बच्चों, मेरा नाम चंदन कुमार है और हम लोग यहाँ अभी क्लास 12th का फिज़िकल केमिस्ट्री का सॉल्यूशन चैप्टर पढ़ रहे हैं। अभी तक 4 लेक्चर हो गए हैं और पिछले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशन और उस नॉन आइडियल सॉल्यूशन से रिलेटेड एक एजियोट्रॉपिक मिक्सचर था, राइट। पॉजिटिव डेविएशन एंड नेगेटिव डेविएशन, 2 मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एंड मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप्स। तो आज हम शुरू करेंगे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ सॉल्यूशन, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज इसमें हमें पढ़ना है सॉल्यूशन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इन वोलेटाइल सॉल्वेंट का, ठीक है। इसमें जो हम पढ़ेंगे वो ऐसे सॉल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे जो वोलाटाइल सॉल्वेंट से और नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट से मिलकर बना हो, ठीक है। ऐसा सॉल्यूशन जिसमें जो सॉल्वेंट होगा, ठीक है, सॉल्वेंट जो होगा वो क्या होगा हमारा वोलाटाइल, ठीक है, और जो सॉल्यूट होगा वो क्या होगा हमारा नॉन वोलाटाइल, नॉन वोलाटाइल, ठीक है। पिछले लेक्चर में भी मैंने इसे एक्सप्लेन कर रखा है, वोलाटाइल और नॉन वोलाटाइल। वोलाटाइल वो होता है जो एट नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर, ठीक है, एट नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पे उसे हम थोड़ा सा अगर हीट करें तो वो लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हो जाए, ठीक है, या फिर वो सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हो जाए। और नॉन वोलेटाइल इसे कहते हैं जो गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट ना हो, एट नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पे हीट करने के बाद वो गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट ना हो, उसे हम क्या कहते हैं नॉन वोलेटाइल, ठीक है। तो हमें यहाँ पे पढ़ना है सॉल्यूशन ऑफ वोलेटाइल सॉल्वेंट एंड नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के बारे में, ठीक है। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज तो सॉल्यूशन का ये ऐसा प्रॉपर्टी होता है जो उसमें डिसॉल्व नंबर ऑफ पार्टिकल्स के ऊपर डिपेंड करता है, ना कि उन पार्टिकल्स के बीच के इंटरेक्शन के ऊपर डिपेंड करता है, राइट। पिछले क्लास में हमने जो पढ़ाया है आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन, उसमें क्या था कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पार्टिकल्स के बीच में, ए और बी के बीच में, ए के बीच में, बी के बीच में, इनके बीच में जो इंट्रैक्शन था, इनके बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था उसके ऊपर डिपेंड कर रहा था और उसके बेसिस पे हम सॉल्यूशन को क्लासिफाई करके पढ़े थे आइडियल नॉन आइडियल, नॉन आइडियल विद पॉजिटिव डेविएशन, नॉन आइडियल विद नेगेटिव डेविएशन, एजियोट्रॉपिक मिक्सचर, मिनिमम मैक्सिमम एजियोट्रॉप्स। लेकिन यहाँ पे जो हम पढ़ेंगे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी सॉल्यूशन का, उसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के जगह पे नंबर ऑफ पार्टिकल्स सॉल्यूशन में कितने हैं ये उसके ऊपर बेस रहेगा, ठीक है। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो होता है सॉल्यूशन का वो क्या होता है, इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन, प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन which depends on the number of solute particle present in solution, ठीक है। जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हम पढ़ेंगे वो बेस रहेगा कितने उसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स सॉल्यूट के प्रेजेंट है, ठीक है। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो है ये हमें 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ने हैं। There are 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, ठीक है। 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ने हैं। एनसीईआरटी बुक अगर खोलोगे तो उसमें लिखा हुआ है, पहला क्या है, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट। दूसरा है एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट सॉल्वेंट। तीसरा है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। इन सारे को हम एक 1 बाय 1 करके भी पढ़ेंगे आगे,
बस एक बार मैं इसे यहाँ लिस्ट कर लेता हूँ चारों क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज़ को। डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, और जो लास्ट है वो है हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर, ये हमारे 4 क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज हैं जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स में डिजॉल्व हैं उसके ऊपर डिपेंड करेंगे, और इसको हम अब 1 बाय 1 पढ़ते हैं। ठीक, पहला है रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट। पिछले लेक्चर में मैंने जब डिस्कस किया था रॉल्स लॉ, तो रॉल्स लॉ बताने से पहले मैंने एक्सप्लेन किया था वेपर प्रेशर के बारे में। ठीक है, वेपर प्रेशर के बारे में मैंने काफ़ी अच्छे से उसमें एक्सप्लेन किया था कि कोई एक कंटेनर में किसी कंटेनर में यहाँ पे एक वोलाटाइल सॉल्वेंट है। ठीक है, हम यहाँ पे एग्जांपल ले लेते हैं किसका, H2O का। ठीक है, सपोज एक कंटेनर में क्या है, वोलाटाइल सॉल्वेंट H2O है। ठीक है, तो ये क्या होगा कि इसके अपर सरफेस जो है, इस लिक्विड के जो अपर सरफेस है, अपर सरफेस पे जो पार्टिकल्स प्रेजेंट है वाटर के, ठीक है, वो क्या करेंगे, लिक्विड से गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट होते जाएंगे। ठीक है, लिक्विड से गैसियस फॉर्म में जब कन्वर्ट होंगे तो अगर इसके ऊपर हम पिस्टन लगाते हैं तो इसके ऊपर कुछ ना कुछ हमें प्रेशर फील होगा। ठीक है, और जिसे हम क्या कहते हैं, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट ए। पिछले क्लास में मैंने इसको अच्छे से बताया था, रॉल्स लॉ जब मैं पढ़ा रहा था कि वेपर प्रेशर कहते किसे हैं। तो जब सिर्फ और सिर्फ इसमें वोलेटाइल सॉल्वेंट H2O वोलेटाइल सॉल्वेंट A है तो उसका वेपर प्रेशर PA0 होगा। ठीक है, लेकिन जैसे ही इसमें हम रॉल्स लॉ जो हम पढ़ रहे थे उसमें क्या था कि सॉल्यूशन ऑफ वोलेटाइल सॉल्यूट एंड वोलेटाइल सॉल्वेंट, वहां पे जो दोनों कंपोनेंट थे ना सॉल्यूशन के वो वोलेटाइल थे। ठीक है, लेकिन यहां पे जो हम पढ़ेंगे ना वो सॉल्वेंट तो हमारा वोलेटाइल है, ये तो हमारा वोलेटाइल है, जो सॉल्वेंट है ये तो हमारा वोलेटाइल है, लेकिन इसमें जो हम ऐड करेंगे ना सॉल्यूट वो होगा नॉन वोलेटाइल। ठीक है, वो क्या होगा, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। और जब यहां पे नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट हम अगर इसमें ऐड करेंगे तो क्या होगा, अब इसी को हमें ऑब्जर्व करना है। ठीक है, और इसी से हमें पता चलेगा कि रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है क्या। ठीक है, तो इसमें तो सबसे पहले जो हमारा सॉल्वेंट था, ठीक है, जो हमारा सॉल्वेंट था वो रहेगा वाटर। ठीक है, वाटर जो हमने डिसॉल्व किया वो रहेगा अपर सरफेस पे, वाटर रहेगा। ठीक है, ये वेपर बनेगा, कुछ ना कुछ प्रेशर अप्लाई करेगा, और इसका जो प्रेशर रहेगा सॉल्यूशन में, जब किसी एक कंपोनेंट का प्रेशर को हम एक्सप्लेन करते हैं तो उसे PA से डिनोट करते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, पार्शियल प्रेशर ऑफ A। लेकिन जो इसमें हमने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाल रखा है ना, ये नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट जो डाल रखा है ये इस अपर सरफेस से गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होगा, जिसके वजह से इसका जो पार्शियल प्रेशर है वो जीरो हो जाएगा। ये अपर सरफेस से गैसेस फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होगा और टोटल प्रेशर में इसका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होगा। इसका जो पार्शियल प्रेशर होगा उसे हम क्या डिनोट करेंगे, PB, जो कि क्या होगा, जीरो, क्योंकि ये वोलाटाइल नहीं है, ये गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होगा। तो PB जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, जीरो। ठीक है, तो जब हम अगर यदि इसका टोटल प्रेशर अगर हम लिखना चाहे तो P टोटल क्या होगा, यहाँ से P टोटल PA0 के बराबर होगा।
ये P टोटल हो जाएगा। और जब हम इसका टोटल प्रेशर लिखना चाहें, चूंकि ये कंपोनेंट A है, सिर्फ और सिर्फ A है, P टोटल प्रेशर सिर्फ PA0 के बराबर होगा। यहाँ पे अब दो कंपोनेंट आ गए हैं, तो टोटल प्रेशर डाल्टन्स लॉ क्या कहेगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ A प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ B। चूंकि पार्शियल प्रेशर ऑफ B क्या है हमारा यहाँ पे 0 है, तो टोटल प्रेशर क्या हो जाएगा, PA के बराबर हो जाएगा। ठीक है, प्रेशर यहाँ पे लोअर हो गया हमारा। प्योर सॉल्वेंट के कंपैरिजन में जो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर है वो घट गया, क्योंकि जो वेपर प्रेशर है वो डिपेंड करता है कि जो अपर सरफेस है लिक्विड का, जो अपर सरफेस है लिक्विड का, उस लिक्विड पे कितने नंबर ऑफ वोलाटाइल जो लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हो सके, अपर सरफेस पे कितने नंबर ऑफ वोलाटाइल पार्टिकल्स, वोलाटाइल सब्सटेंस के कितने पार्टिकल्स प्रेजेंट है। क्योंकि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ वाटर था, सिर्फ और सिर्फ वोलाटाइल था, तो अपर सरफेस पे सिर्फ और सिर्फ वोलाटाइल कंपोनेंट के ही पार्टिकल्स थे जो कि कंप्लीटली गैस में कन्वर्ट हो जा रहे थे। लेकिन यहाँ पे अपर सरफेस पे वोलाटाइल के साथ साथ नॉन वोलाटाइल वाले भी हैं जो कि गैस के फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होंगे, और फाइनल जो टोटल प्रेशर था वो घट जाएगा। ठीक है, इसी को क्या कहते हैं, इसी को क्या कहते हैं, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। और जब हम इसे प्योर सॉल्वेंट के कंपैरिजन में जब लिखेंगे वो क्या हो जाएगा हमारा, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। ठीक है, इन अ नॉन volatile solute dissolve in volatile solvent then their vapor pressure decreases than the vapor pressure of a pure solvent is known as lowering of वेपर प्रेशर। ठीक है, और रिलेटिव लोअरिंग कब होगा, जब उसी जो लोअर हुआ है, जो चेंज हुआ है प्रेशर को, जब हम प्योर वाले से डिवाइड कर देंगे तो वो रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर हो जाएगा। ये क्या हुआ हमारा, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ठीक है, प्योर वोलेटाइल कंपोनेंट था, उसमें हमने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को डाला, फाइनल जो इस सॉल्यूशन बना उसका जो वेपर प्रेशर है वो डिक्रीज कर जाता है प्योर वाले के कंपैरिजन में। इसे हम क्या कहते हैं, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। ठीक है, अब जो यहाँ पे आया था इक्वेशन लास्ट का, जो सॉल्यूशन का प्रेशर P टोटल वो किसके बराबर है, P टोटल जो है वो किसके बराबर है, पार्शियल प्रेशर ऑफ A के। ठीक है, जो P टोटल था वो किसके बराबर था, PA के। ठीक, तो यहाँ पे PA जो है वो किसके बराबर होगा, PA0। राल्स लॉ ये ना, राल्स लॉ ये कहता है ना कि जो पार्शियल प्रेशर होगा किसी एक कंपोनेंट का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उसके मोल फ्रैक्शन का, और प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट जब हटाएंगे तो ये प्योर वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट A PA0 मल्टीप्लाई हो जाएगा उसका। ठीक है, ये राल्स लॉ कहता है। अब इसमें हम मोल फ्रैक्शन का जो एक प्रॉपर्टी होता है XA प्लस XB, जब इसे अप्लाई करेंगे XA प्लस XB इज इक्वल टू 1। अब यहां से हम XA को, ठीक है, XA इज इक्वल टू क्या हुआ, 1 माइनस XB। अब इसे ले जाकर के हम इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। ठीक है, क्या हो जाएगा, पार्शियल प्रेशर A इज इक्वल टू PA0 1 माइनस XB। अब तुम सोचोगे कि इसमें हम XA को XB में क्यों कन्वर्ट कर रहे हैं, चूंकि ये एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है जो डिपेंड करता है नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन सॉल्यूशन। सॉल्यूट के कितने पार्टिकल सॉल्यूशन में प्रेजेंट है उसके ऊपर ये प्रॉपर्टीज
डिपेंड करता है, जो प्रेशर घट रहा है वेपर प्रेशर, वो डिपेंड करेगा कितना नंबर ऑफ पार्टिकल सॉल्यूट के प्रेजेंट है। इसीलिए हम इस इक्वेशन को फाइनली एक्स बी के फॉर्मेट में लेकर के जा रहे हैं, ठीक है। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के फॉर्मेट में इसे हम कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक। यहां से क्या हो जाएगा, पी ए नॉट माइनस पी ए नॉट एक्स बी, ठीक है। इसको इधर ले आते हैं, इसको उधर ले जाते हैं, इसको जरा रीअरेंज करते हैं। पी ए नॉट एक्स बी इज इक्वल टू पी ए नॉट, इसको इधर ले आएंगे तो माइनस हो जाएगा पी ए, ठीक है। अब एक्स बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए नॉट माइनस पी ए डिवाइडेड बाई पी ए नॉट। ये हुआ हमारा क्या, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ये है हमारा रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, जो किसके बराबर है, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी के। मतलब ये है हमारा लोअरिंग, ठीक है, पी ए नॉट माइनस पी ए, ये क्या हुआ हमारा लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। और जब हम इसको प्योर वाले से डिवाइड कर देंगे तो ये क्या हो गया हमारा रिलेटिव लोअरिंग, रिलेटिव लोअरिंग, ये हमारा हो गया रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, जो किसके बराबर है, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। मतलब कि एक्स बी, इसमें हम जितना ज़्यादा सॉल्यूट डालेंगे वेपर प्रेशर उतना ही ज़्यादा कम हो जाएगा, ठीक है। प्योर वाले के कंपैरिजन में उतना ही ज़्यादा कम हो जाएगा वेपर प्रेशर, ठीक है। ये हुआ हमारा रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, ठीक है। एट सर्टेन टेम्परेचर the relative lowering in vapor pressure the relative lowering of vapor pressure is equal to the mole fraction of non volatile solute बी, एक्स बी के बराबर होगा। पीछे भी मैंने इक्वेशन को ड्राइव भी किया है, ठीक है। क्या था, पी ए नॉट माइनस पी ए डिवाइडेड बाई पी ए नॉट इज इक्वल टू एक्स बी, ठीक है। ये हुआ हमारा कंप्लीट रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, ठीक है। पहला कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। दूसरा, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। अभी हमने पीछे क्या देखा कि जब वोलाटाइल सॉल्वेंट में नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट को जब हम ऐड कर रहे थे तो वेपर प्रेशर जो फाइनल सॉल्यूशन का था वो कम हो जा रहा था सॉल्वेंट के, प्योर सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर के कंपैरिजन में, ठीक है। प्योर सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर के कंपैरिजन में उसका सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर था वो कम हो जा रहा था। अब यहाँ पे क्या है कि जब हम सेम कंडीशन यहाँ पे भी होगा कि यहाँ पे जो प्योर वोलेटाइल सॉल्वेंट था उसका वेपर प्रेशर जो था और सॉल्वेंट का घट जा रहा था, इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होगा और जो सॉल्यूशन का जो बॉइलिंग पॉइंट होगा उसमें भी डिफरेंस आएगा। यहाँ भी प्रेशर में डिफरेंस आ रहा है, यहाँ पे प्रेशर घट जा रहा है, लेकिन एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट में क्या होगा, इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होगा और इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होगा, इसका बॉइलिंग पॉइंट यहाँ पे बढ़ जाएगा। वेपर प्रेशर घट जाता है नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करने के बाद और बॉइलिंग पॉइंट जो है वो हमारा बढ़ जाता है, ठीक है। इसमें जो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर जो है, इसमें एक और इक्वेशन यहाँ पे लिखना है, हाँ, एक्स बी को जरा हम इसे एक्सप्लेन, बुक में इसे अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। ये नंबर मोलर मास और गिवन वेट के कंपैरिजन में। तो इसका क्या होगा, नंबर ऑफ मोल ऑफ बी डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ मोल ऑफ बी प्लस नंबर ऑफ मोल ऑफ ए।
अब अगर यदि नंबर ऑफ मोल ऑफ बी, अगर सॉल्यूट हम बहुत ही कम अमाउंट में अगर यदि डालते हैं किसी सॉल्वेंट के अंदर, ये अगर इसके बहुत कम हुआ तो क्या हो जाएगा, एक्स बी जो है वो एन बी डिवाइडेड बाई एन ए के बराबर होगा। और नंबर ऑफ मोल ऑफ बी कैसे निकालेंगे, गिवन वेट ऑफ बी डिवाइडेड बाई मोलर मास ऑफ डी, और नंबर ऑफ मोल ऑफ ए के लिए गिवन वेट ऑफ ए डिवाइडेड बाई मल्टीप्लाई हो जाएगा ऊपर मोलर मास ऑफ ए। ठीक है, बुक में इसे शायद इस इक्वेशन को लिखा हुआ है, इसलिए मैं इसे यहाँ लिख दे रहा हूँ। ठीक है, तो रिलेटिव लोअरिंग का क्या हो जाएगा इक्वेशन यहाँ से, टी ए इज इक्वल टू टी ए नॉट, एक्स बी की जगह पे क्या रख सकते हैं उधर से हम, डब्ल्यू बी डिवाइडेड बाई, ठीक है, यहाँ पे डब्ल्यू बी जो है वो क्या है, गिवन वेट, मतलब हम मेजर करके कितने ग्राम कितने केजी सॉल्यूट उसमें डाल कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। एम बी क्या है, उस सॉल्यूट का मोलर मास, उसके बाद यहाँ से ये एम ए क्या है, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट ए, सॉल्वेंट का मोलर मास, और कितना ग्राम कितना केजी सॉल्वेंट हम लिए हैं वो है हमारा क्या यहाँ पे, डब्ल्यू ए। ये हुआ हमारा रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। और अब हम पढ़ेंगे एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, इसमें भी वही कंडीशन होगा कि किसी कंटेनर में हमने किसी कंटेनर में हमने वोलाटाइल सॉल्वेंट ले रखा है। ठीक है, अब यहां मैं आसानी से एक्सप्लेन करने के लिए, समझाने के लिए, यहाँ पे हम एग्जाम्पल के लिए H2O ले लेते हैं। ठीक है, अब H2O वाटर का बॉइलिंग पॉइंट जो है ये आप लोग सभी को पता ही होगा, क्या है, 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। ठीक है, अभी तक टेम्परेचर को मेजर करने का यूनिट आप लोगों ने पढ़ा होगा डिग्री सेल्सियस और केल्विन को। ठीक है, सबसे आसान होता है डिग्री सेल्सियस में एक्सप्लेन करना, क्योंकि हम बचपन से डिग्री सेल्सियस ही पढ़ते आते हैं। बट जो स्टैंडर्ड मेथड है टेम्परेचर को मेजर करने का वो क्या है हमारा, केल्विन ज़्यादा अप्रोप्रिएट है, वो ज़्यादा साइंटिफिकली यूज उसी को किया जाता है। ठीक है, केल्विन को अगर इसे केल्विन में कन्वर्ट करना चाहे तो 373 केल्विन। पॉइंट के बाद भी एक दो डिजिट आता है 0.15 के आसपास, लेकिन हम इसे आसानी से एक्सप्लेन करने के लिए 373 केल्विन ही ले रहे हैं। ठीक है, तो ये हुआ हमारा वाटर का बॉइलिंग पॉइंट। ठीक, अब इसमें हम क्या करेंगे, नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट ऐड कर देंगे। ठीक है, नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये अब हो गया क्या, सॉल्यूशन। तो इसका जो बॉइलिंग पॉइंट था अगर उसे हमने एक्सप्लेन कर दिया टी बी नॉट से, प्योर वाले को अक्सर ऊपर हम एक नॉट लगाते हैं, जीरो लगा देते हैं। ठीक है, ये प्योर वोलेटाइल सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट है टी बी नॉट, और अगर यदि इसको हिंट कर रहे हैं, इसका जो बॉइलिंग पॉइंट हमें मिला है वो टी बी मिला है, तो एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, इसका मतलब ये है कि टी बी जो है ना, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, वो ज्यादा होगा टी बी नॉट से। ठीक है, टेम्परेचर जो है, बॉइलिंग पॉइंट जो है वो हमारा इंक्रीज कर जाता है। अब समझना ये है कि क्यों इंक्रीज करता है। सबसे पहली बात कि बॉइलिंग पॉइंट कहते किसे, ये हमें पहले समझना पड़ेगा। ठीक है, मैं पिछले लेक्चर में भी इसे एक्सप्लेन किया था कि बॉइलिंग पॉइंट कहते किसे हैं, जब किसी, ठीक है, कोई वोलेटाइल सॉल्वेंट है, इसमें, ठीक है, इसके अपर लेयर के जो पार्टिकल्स हैं, जो गैस में कन्वर्ट होते हैं, ऊपर से हमारे ऊपर जो है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है 1 atm का। ठीक है, इन गैसेस पार्टिकल के अंदर इतनी एनर्जी नहीं है, इतना प्रेशर नहीं है कि वो अप्लाई, एटमॉस्फेयर के द्वारा जो प्रेशर अप्लाई किया जा रहा है उसका अपोज करके लिक्विड से गैसेस में हमेशा के लिए कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, उतनी इसकी प्रेशर नहीं है, जिसके वजह से ये गैस में कन्वर्ट होते हैं, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाते हैं। फिर गैस लिक्विड, और जो यहाँ पे प्रेशर अप्लाई करते हैं ये गैसेस, उसे ये हम क्या कहते थे, वेपर प्रेशर।
लेकिन वो वेपर प्रेशर 1 atm एटमॉस्फेरिक प्रेशर से बहुत कम होने की वजह से वो फिर लिक्विड से गैस से कन्वर्ट लिक्विड में कन्वर्ट हो जाते हैं। बट अब हम अगर यदि यहाँ पे इसको हीट करना शुरू करते हैं, ठीक है, अगर यहाँ पे हम अगर यदि इसको हीट करना शुरू करते हैं तो क्या होगा कि इन पार्टिकल्स का एनर्जी इंक्रीज होगा, मतलब प्रेशर धीरे धीरे इंक्रीज होना शुरू होगा, प्रेशर इंक्रीज होगा, हीट बढ़ाते जाएंगे, एक ऐसा टेम्परेचर आएगा जब इसका प्रेशर P है और इसका प्रेशर P नॉट है, ठीक है। एट नॉर्मल टेम्परेचर पे क्या होता है, ये प्रेशर जो है वो लेस होता है, ठीक है। इस केस में नो वेपोराइजेशन, इसमें क्या होगा कि लिक्विड गैसेस में परमानेंट कन्वर्ट नहीं होंगे। अब हम इसको हीट करेंगे, हीट करते जाएंगे, एक ऐसा टेम्परेचर आएगा जब ये जो प्रेशर है वो ग्रेटर देन या इक्वल टू हो जाएगा P नॉट एटमॉस्फेरिक प्रेशर के, ठीक है। उस टेम्परेचर को हम क्या कहते हैं, बॉइलिंग पॉइंट। इस कंडीशन में जो टेम्परेचर होगा सिस्टम का उसे हम क्या कहते हैं, बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट, वो जो लिक्विड है वो बॉयल होने लगेगा, लिक्विड गैस में परमानेंटली कन्वर्ट होने लगेंगे, ठीक है। तो अब यहां समझना ये है कि अगर यदि अपर जो सरफेस पे जो पार्टिकल्स हैं, अपर सरफेस पे अगर यदि पार्टिकल्स वोलेटाइल सब्सटेंस के पार्टिकल अगर कम हैं, ठीक है, तो वेपर कम बनेगा, ठीक है। अगर यदि वेपर कम बनेगा तो इसके द्वारा जो एटमॉस्फेयर के अगेंस्ट प्रेशर लगाया जाएगा वो भी कम होगा। तो हमें कंप्लीटली इसे लिक्विड से गैस में कन्वर्ट करने के लिए इसके कंपैरिजन में ज़्यादा हीट करना पड़ेगा, इसे ज़्यादा टेम्परेचर तक हीट करना पड़ेगा, और इससे ज़्यादा टेम्परेचर तक हीट करना पड़ेगा, इसका बॉइलिंग पॉइंट मतलब बढ़ जाएगा, और वही क्या होता है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन का मतलब होता है इंक्रीज, मतलब बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाना, ठीक है। जिस टेम्परेचर पे ये बॉयल हो रहा था उस टेम्परेचर पे ये बॉयल नहीं होगा, इसका जो बॉइलिंग पॉइंट TB है वो ग्रेटर देन 100 डिग्री सेल्सियस होगा, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, इसका बढ़ जाएगा, ठीक। तो अब जो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ा है, ठीक है, तो इसमें बॉइलिंग पॉइंट भी चेंज हुआ है। अगर हम उसे डेल्टा TB से डिनोट करें तो क्या होगा, फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर। फाइनल टेम्परेचर क्या था, फाइनल टेम्परेचर क्या था, ये TB, ठीक है, TB माइनस TB नॉट, इसे हम क्या कहते हैं, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। मतलब पहले जिस टेम्परेचर पे वो लिक्विड, पहले जिस टेम्परेचर पे ये वोलेटाइल सॉल्वेंट लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हो रहा था, अब इसे लिक्विड से गैस में कन्वर्ट करने के लिए हमें ज़्यादा टेम्परेचर, ज़्यादा हीट देना पड़ेगा, ठीक है। इसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया, मतलब एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, टेम्परेचर इसका अधिक देना पड़ेगा, ठीक है। ये हुआ हमारा एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। When a non-volatile solute added to the volatile, then there due to which boiling point increases, ठीक है, known as elevation of boiling point, ठीक है। ये जो सॉल्यूशन बना है इसकी जो बॉइलिंग पॉइंट है वो प्योर सॉल्वेंट से अधिक होगा, इसे क्या कहते हैं, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। हाँ, अब हम पीछे भी निकाले थे क्या, डेल्टा TB, ठीक है। डेल्टा TB इज इक्वल टू क्या था, TB माइनस TB नॉट। ये क्या था हमारा, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, मतलब कि कितना ज़्यादा, ये क्या बता रहा है कि कितना ज़्यादा हमारा बॉइलिंग पॉइंट, हाउ मच बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस, हाउ मच बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस,
ठीक है, ये कितना ज़्यादा इंक्रीज हो गया। ये तो हुआ एक्सपेरिमेंटल मेथड कि पहले हम वाटर लिए, उसकी बॉइलिंग पॉइंट को मेजर किए हीट करके, उसके बाद फिर उसमें हम किसी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड किए, फिर उसका बॉइलिंग पॉइंट मेजर किए, दोनों को घटा दिए, इससे हमें पता चल गया कि कितना उसमें इंक्रीज हुआ। लेकिन एक जो थ्योरेटिकल मेथड है, ठीक है, वो क्या है कि जो एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, जो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हुआ है डेल्टा टी बी, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसका, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन का, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन का। ठीक है, अब कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन पहला लेक्चर में हमने पढ़ा रखा है, इसी वीडियो के इसी चैप्टर के पहले लेक्चर में कंसंट्रेशन टर्म्स, ठीक है, और उसमें हमने पढ़ाया था परसेंटेज कंपोजिशन, नॉर्मेलिटी, मोलैरिटी। ठीक है, मोलैरिटी, यहाँ पे जो हमें कंसंट्रेशन टर्म यूज करना है वो यूज करना है मोलैलिटी। ठीक है, मोलैलिटी, मोलैलिटी। तो ये जो इंक्रीज हुआ है बॉइलिंग पॉइंट में, जो बॉइलिंग पॉइंट में जो एलिवेशन हुआ है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन के, और यहाँ पे जो हमें कंसंट्रेशन यूज करना है वो मोलैलिटी यूज करना है, जिसे हम डिनोट करते हैं स्मॉल m से। ठीक है, और जब हम इसमें प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट हटाएंगे, ठीक है, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट हटाएंगे तो बीच में जो एक नया टर्म आएगा वो क्या होगा हमारा के बी। ये एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है के बी। ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, हाँ, बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट, बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट। इसके 2-3 नाम है, ठीक है, बुक में दिया हुआ है। दूसरा इसे क्या कहते हैं, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट। एक और नाम है इसका जो स्पेसिफिक है, इन बाकियों से डिफरेंट है थोड़ा, इवोल्यूस्कोपिक कांस्टेंट, इवोल्यूस्कोपिक कांस्टेंट। ये हुआ हमारा क्या, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। यहां से एक्सपेरिमेंटल मेथड से जो बॉइलिंग पॉइंट में चेंज आया है वो निकल जाएगा, और ये इसका थ्योरेटिकल मेथड। अब इसका यूज है जो आगे है वो मोलर मास, किसी अननोन सॉल्यूट का मोलर मास क्या होगा उसे डिटरमाइन करने के लिए इन दोनों इक्वेशन का यूज किया जाता है। ठीक है, अब हम उस इक्वेशन तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। ठीक, उससे पहले जरा सा यहाँ पे समझना है, ये जो इवोल्यूस्कोपिक कांस्टेंट है, इसके नाम हो गए, इसका यूनिट। ठीक है, इसका यूनिट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ जाता है कभी कभी। क्या हो जाएगा अगर हम इस इक्वेशन को सेपरेट अरेंज करने की कोशिश करें तो क्या होगा, ठीक है, के बी इज इक्वल टू डेल टी बी एंड डिवाइडेड बाई एम। ये क्या है, हमारा टेम्परेचर है, जिसका यूनिट हमें यहाँ पे केल्विन में लेना है। ठीक है, के में। और मोलैलिटी, इसका यूनिट क्या होता है मोलैलिटी का, इसका यूनिट होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन पर केजी ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, ये हो गया किसका, मोलैलिटी का यूनिट। ठीक है, क्या है, मोल पर केजी। अब इसे सॉल्व करोगे तो यहां से क्या आएगा, केल्विन केजी पर मोल, केल्विन केजी पर मोल। ये केबी का यूनिट होगा। ठीक है, केबी का यूनिट क्या होगा, केल्विन केजी पर मोल। ठीक है, ये हुआ किसका, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। जो बॉइलिंग पॉइंट जो इंक्रीज हुआ है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसका होगा, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन में कितने ज़्यादा सॉलिड को डिसॉल्व किया गया उसे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, और फिर ये हमें इक्वेशन मिला। अब इस इक्वेशन को यूज करके आगे हम ड्राइव करेंगे कि कैसे अननोन सॉल्यूट का मोलर मास हम निकाल सकते हैं। ठीक है, इक्वेशन क्या है, डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी एम। ठीक है, डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी एम। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम मोलैलिटी
जो मोलालिटी है इसका, मोलालिटी का अगर हम फॉर्मूला लिखना चाहें तो क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी यानी सॉल्यूट डिजॉल्व इन पर केजी ऑफ सॉल्यूशन। तो यहां पे हमें वेट ऑफ सॉल्यूशन, वेट ऑफ सॉल्वेंट, सॉरी वेट ऑफ सॉल्वेंट, कंसंट्रेशन टर्म जो हमने पढ़ा है पहले लेक्चर में, उसमें जितने कंसंट्रेशन टर्म थे उसमें जो डिनोमिनेटर में आ रहा था हर जगह पे सॉल्यूशन का वेट या सॉल्यूशन का वॉल्यूम यूज किया जा रहा था। बट जो मोलालिटी है ना उसमें यहाँ पे जो नीचे है वो सॉल्यूशन वेट ऑफ सॉल्यूशन नहीं, वेट ऑफ सॉल्वेंट को रखा जाता है। ठीक है, ये क्या है हमारा वेट ऑफ सॉल्वेंट, ना कि सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का नहीं है ये सॉल्यूशन का वेट नहीं है, ये सॉल्वेंट का वेट है। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना। ठीक, तो अब इसे फर्दर सॉल्व करते हैं। नंबर ऑफ मोल ऑफ बी, इसे इसका फॉर्मूला क्या होगा, वेट ऑफ बी डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ बी। और यहाँ पे हमने जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है उसमें जो ये वेट होता है सॉल्वेंट का, उसे हम किस में रखते हैं, केजी में। अगर यदि हम इसे ग्राम में डिवाइड करना, ये ग्राम में अगर इसे हम कन्वर्ट करना चाहे तो क्या हो जाएगा, वेट ऑफ बी सॉरी वेट ऑफ ए इन ग्राम डिवाइडेड बाय 1000। ठीक है, अगर यदि हम इस वेट को केजी से ग्राम में अगर कन्वर्ट करते हैं तो हमें 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, अब फिर से इसे अरेंज करते हैं जरा, तो क्या हो जाएगा, डब्ल्यू बी मल्टीप्लाइड बाई 1000 डिवाइडेड बाई मोलर मास ऑफ कैपिटल एम ऑफ बी डब्ल्यू ऑफ ए इन ग्राम। याद रखना कि जो सॉल्वेंट का वेट है उसे हमें ग्राम में लेना है। अब m की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर देनी है हमें, डेल्टा टी बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, के बी, और मोलालिटी का यहाँ से वैल्यू यहाँ रखना है, डब्ल्यू पी 1000 मल्टीप्लाइड में, और क्या आएगा फिर एम बी डब्ल्यू ए। अब एम बी जो है यहाँ पे ये क्या है, वेट ऑफ सॉल्यूट, जो कि हम मेजर करके सॉल्यूशन में डिसॉल्व करेंगे। ये वैल्यू हमें पता ही रहेगा, ये एक कांस्टेंट है। ठीक है, के बी जो है वो किस कांस्टेंट है जो कि हर एक सॉल्वेंट के लिए फिक्स होता है, हर एक सॉल्यूट के लिए फिक्स होता है। वेट ऑफ सॉल्वेंट ये भी हम आसानी से मेजर कर सकते हैं। यहाँ पे जो अगर यदि अननोन सॉल्यूट दे दिया तो इसे डिफाइन करना सबसे कठिन कार्य है। ठीक है, और इधर जो हमारा इंक्रीज इन बॉइलिंग पॉइंट है डेल्टा टी बी, उसे भी आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं, जो मैंने पिछले इक्वेशन में दिखाया था। एक्सपेरिमेंटली से यहाँ से आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस इक्वेशन में देखें तो हमें इसकी वैल्यू मिल जाएगी एक्सपेरिमेंटली, ये आसानी से मेजर कर सकते हैं, ये भी मेजर कर सकते हैं, ये कांस्टेंट है, हमें फाइंड करनी है इसकी वैल्यू। अगर इसे इधर ले जाएं तो क्या होगा, एम बी इज इक्वल टू के बी डब्ल्यू बी 1000 मल्टीप्लाइड बाई 1000 डिवाइडेड बाई डेल्टा टी बी। ठीक है, डेल्टा टी बी डब्ल्यू ए। ठीक, ये क्या हुआ हमारा, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, इसका यूज होता है मोलर मास ऑफ सॉल्यूट को फाइंड करने में। ठीक है, तो ये हुआ पूरा एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। अब एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट में एनसीईआरटी जो बुक है उसमें एक ग्राफ दिया हुआ है वेपर प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में। ठीक है, वेपर प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में, इधर क्या है हमारा वेपर प्रेशर, ठीक है, और इधर क्या है हमारा टेम्परेचर। ठीक, अगर यदि यहां पे कहीं पे हम अगर यदि प्योर सब्सटेंस, प्योर वोलेटाइल सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट मान ले टी बी नॉट, तो जो सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट है वो किधर आएगा, इधर या इधर। इधर टेम्परेचर जो है वो सपोज 0 से शुरू हो रहा है, मतलब इधर टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है, और हमने बताया एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट में क्या होता है कि बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करता है, मतलब टेम्परेचर का वैल्यू इंक्रीज कर रहा है, तो जो सॉल्यूशन का जो टेम्परेचर होगा, बॉइलिंग पॉइंट होगा, वो कहीं यहाँ पे आएगा। ठीक है, टी बी।
इस एक्सिस पे क्या है हमारा वेपर प्रेशर, यहाँ पे हमने एक एटीएम प्रेशर मान लिया, ठीक है, 1 एटीएम प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो जो यहाँ से बीच में कनेक्ट करता हुआ जो यहाँ पे आएगा लाइन, ठीक है, ये क्या हुआ हमारा, ये पॉइंट क्या दिखा रहा है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, वोलेटाइल सॉल्वेंट ए, ठीक है, ये इसका बॉइलिंग पॉइंट दिखा रहा है। और इसको अगर हम यहां से मिलाएं तो ये क्या दिखा रहा है हमारा, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन ए प्लस बी, ठीक है। तो क्या होगा कि अगर यदि ये जो बॉइलिंग पॉइंट है टी बी, ठीक है, ये 1 एटीएम एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे ये टेम्परेचर है, अगर यदि हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर को घटा दे, यहां कर दे, तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, बढ़ेगा या घटेगा, सोचो जरा। अगर यदि एटमॉस्फेरिक प्रेशर को घटा दे तो क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट जो है वो घट जाएगा, ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट जो है वो घट जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट जो है वो घट जाएगा। जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है घटाने के बाद क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट घटता है। और ये जो है वो किसे डिनोट कर रहा है, प्योर सॉल्वेंट को, ठीक है, ये प्योर सॉल्वेंट है। और सिमिलरली इसका भी ग्राफ ऐसे ही बनेगा, ये किसका है, सॉल्यूशन का। इसमें ये दिखाना, इस प्लॉट में ये दिखाने की कोशिश की जा रही है कि जो बॉइलिंग पॉइंट है वो किसी भी वोलेटाइल सब्सटेंस के लिए फिक्स नहीं है। अगर यदि हम उसमें अप्लाइड एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू को किसी तरह से घटा देते हैं, ठीक है, अगर अप्लाइड वेपर प्रेशर जो है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो, उसकी वैल्यू अगर घटा देते हैं तो क्या हो रहा है, टेम्परेचर, बॉइलिंग पॉइंट जो है वो घट जा रही है। ये जो टेम्परेचर है, ये जो टेम्परेचर T है वो लेस देन है TB नॉट का, मतलब बॉइलिंग पॉइंट, सपोज कि ये प्योर सॉल्वेंट वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना है, 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, ठीक है, 1 एटीएम प्रेशर पे। अगर यदि हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर को घटा करके 0.8 एटीएम अगर कर देते हैं तो जो बॉइलिंग पॉइंट होगा ना वो लेस देन 100 डिग्री सेल्सियस होगा, मे बी 90 डिग्री हो जाए, मे बी 80 डिग्री, फिक्स वैल्यू हमें पता नहीं है, बट वो 100 डिग्री से कम ही होगा, ठीक है। ये इसमें दिखाने की कोशिश की जा रही है। और अगर यदि इसे एक्स्ट्रापोलेट करने की कोशिश करोगे तो अगर यदि 1 एटीएम से अगर किसी तरह से इसकी एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू को बढ़ा करके 1.2 कर देते हो तो बॉइलिंग पॉइंट जो है वो इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। देखो ये था वाटर का, बॉइलिंग पॉइंट उस केस में इंक्रीज कर जाएगा। यहाँ से इसको ऐसे मिलाओगे तो ये बॉइलिंग पॉइंट जो है वो इंक्रीज कर जाएगा, मे बी 100 + 10 डिग्री, 100 + 5 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्लॉट में दिखाने की कोशिश की जा रही है कि जो बॉइलिंग पॉइंट है वो डिपेंड करता है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू क्या है, ठीक। ये हुआ एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। नेक्स्ट डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। हाँ, तो ये था एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। अब हम पढ़ेंगे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, तीसरा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर में क्या हो रहा था कि जब हम प्योर वोलेटाइल सॉल्वेंट में जब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड कर रहे थे तो फाइनल सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर था वो घट जा रहा था और बॉइलिंग पॉइंट जो है वो बढ़ जा रहा था। मतलब कि जो टेम्परेचर था, जिस टेम्परेचर पे वो लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हो रहा है, जिस टेम्परेचर में वो बॉयल कर रहा है, वो टेम्परेचर की वैल्यू बढ़ जा रही थी। अब यहाँ पे हमें क्या पढ़ना है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। मतलब कि जो प्योर कंपोनेंट, प्योर वोलेटाइल सॉल्वेंट ए है, इसकी अगर यदि फ्रीजिंग पॉइंट मतलब कि लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट होने का जो टेम्परेचर है वो कितना होता है, 0 डिग्री सेल्सियस। ये इसकी फ्रीजिंग पॉइंट होती है। मतलब कि ठंडा करते जाए 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर जैसे ही जाएगा वाटर, वो लिक्विड से सॉलिड में
कन्वर्ट हो जाएगा, पानी से बर्फ बन जाएगा। ठीक है, ये टेम्परेचर होता है इसका प्योर सॉल्वेंट वाटर का। ठीक है, अब डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट में हमें क्या पढ़ना है कि अगर यदि इसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डालेंगे तो इस सॉल्यूशन जो बनेगा, ठीक है, ये जो सॉल्यूशन बनेगा, इस सॉल्यूशन का जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो इससे कम हो जाएगा। डिप्रेशन मतलब घट जाना। ठीक है, डिप्रेशन मतलब क्या, घट जाना। ठीक है, यहां पे अगर यदि ये वोलेटाइल सॉल्यूट है, वोलेटाइल सॉल्वेंट है, वोलेटाइल सॉल्वेंट है, ठीक है, वोलेटाइल सॉल्वेंट क्या है, सपोज वाटर। अगर यदि इसका फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस मतलब 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे अगर यदि ये फ्रीज हो जा रहा है, इसमें जैसे ही हम ऐड करेंगे नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, वैसे ही इसका जो फ्रीजिंग पॉइंट जो है, ठीक है, इसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो लेस देन 0 डिग्री सेल्सियस, यानी मे बी 0.9 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो, मे बी -1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो। ठीक है, मतलब कि जिस टेम्परेचर पे ये फ्रीज हो रहा था, लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा था, इसको और उससे भी और नीचे टेम्परेचर लेकर के जाना पड़ेगा। ठीक है, उससे भी और इसकी फ्रीजिंग पॉइंट जो इसकी घट जाएगी और ज़्यादा इसे ठंडा करना पड़ेगा, तब ये लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट होगा। ठीक है, ये हमारा क्या, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, समझ में आया। अब देखो इसका अगर यदि सपोज कि फ्रीजिंग पॉइंट TF0 है ना, प्योर वाले का, और इसका अगर मैंने मान लिया TF, ये क्या हमारा फ्रीजिंग पॉइंट, तो जो डिफरेंस होगा दोनों के बीच में, ठीक है, दोनों के बीच में जो डिफरेंस होगा, तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा, ठीक है, पीछे क्या हो रहा था, ये एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट में दोनों के बीच का जो डिफरेंस था उसे हम क्या कह रहे थे, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। तो इसमें जो दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा, ठीक है, डेल्टा TF, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, टेल F माइनस TF0। ठीक है, इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस होगा, अगर यदि प्योर जो वोलेटाइल सॉल्वेंट है उसका फ्रीजिंग पॉइंट जो है वो क्या है, TF0, और जो सॉल्यूशन है उसका क्या है, TF। तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा, ठीक है, इन दोनों का जो बीच का जो डिफरेंस होगा डेल्टा TF, वो क्या होगा, TF0 माइनस TF। ठीक है, ये क्या बता रहा है, हाउ मच, ये क्या बता रहा है, हाउ मच टेम्परेचर डिक्रीज, हाउ मच लो टेम्परेचर, मतलब यही क्या है हमारा डिप्रेशन, ये क्या है हमारा डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग मतलब कि दोनों के बीच का डिफरेंस, पहले वाटर 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे फ्रीज हो रहा था, अब वो और उससे भी नीचे ले जाना पड़ेगा, तो दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो क्या होगा हमारा, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, इसको अगर लाइन में लिखना चाहे तो व्हेन अ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट added to the volatile solvent, then their freezing point decreases known as depression
ऑफ डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। हाँ, तो ये तो हुआ एक्सपेरिमेंटल मेथड कि मैंने वाटर को लिया, उसको फ्रीज किया, जो टेम्परेचर आया वो नोट कर लिया, और फिर वाटर में किसी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को मिक्स किया, उसको फ्रीज किया, उसका जो टेम्परेचर आया फ्रीजिंग पॉइंट उससे मेजर किया, दोनों के बीच का डिफरेंस आया, लिया, ये हमारा मिल गया डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। बट ये तो एक्सपेरिमेंटल मेथड हुआ। थ्योरेटिकल मेथड एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट में क्या था कि इंक्रीज इन टेम्परेचर एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। यहां भी जो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन के, उसी के जैसा। ठीक है, यहां वहां पे भी हमने मोलैलिटी यूज किया था, यहां पे भी हमें मोलैलिटी ही यूज करनी है, स्मॉल m। ठीक, अगर वहां वाला इक्वेशन मोलैलिटी वाला सीधा अगर पुट करना चाहें हम तो क्या आया था, क्योंकि यहाँ पे मैंने पूरा डेरिवेशन करा रखा है इसका मोलैलिटी का, तो क्या था WB मल्टीप्लाइड बाई 1000 डिवाइडेड बाई MB WA। ठीक है, उस मोलैलिटी का डायरेक्ट इक्वेशन को मैं यहाँ पे यूज करने जा रहा हूँ। ठीक है, क्या था WB 1000 डिवाइडेड बाई MB WA, ये ग्राम में हमें यूज करना था। ठीक है, इस इक्वेशन इस वैल्यू को हम इसे यहाँ पुट करें तो क्या आएगा यहाँ से डेल्टा TF इज इक्वल टू, और सॉरी यहाँ पे प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट जब हटेगा तो वहाँ पे KB आया था, यहाँ पे KF आएगा। ठीक है, और जब मोलैलिटी का ये सारा वैल्यू यहाँ पे हम पुट कर देंगे अगर, तो WB मल्टीप्लाइड बाई 1000 डिवाइडेड बाई MB WA इन ग्राम। ठीक है, अब यहाँ से ये जो मोलर मास ऑफ सॉल्यूट है उसे आसानी से निकाल सकते हैं हम, इधर ले आते हैं इसे, MB इज इक्वल टू KF WB 1000 डिवाइडेड बाई डेल्टा TF WA, इसे हमें ग्राम में लेना। ठीक है, ये हुआ मोलर मास का फॉर्मूला। ठीक है, इसमें ये एक्सपेरिमेंटली फाइंड हो जाएगा, ये कांस्टेंट है, ये तो हम जो वेट करेंगे सॉल्यूट वो है, और वेट ऑफ सॉल्वेंट, आसानी से मोलर मास ऑफ सॉल्यूट यहाँ से निकल जाएगा। ठीक है, ये हुआ हमारा क्या डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। अब यहाँ पे एक टर्म आया है KF। ठीक है, वहाँ पे KB था, यहाँ पे क्या आया है KF। ठीक, इसके भी 2-3 नाम है यहाँ पे, उसे जानना। इसे कहते हैं फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन, डिप्रेशन कांस्टेंट, या फिर मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट, या फिर क्रायोस्कोपिक। वहाँ पे इन दोनों नाम के अलावा भी एक स्पेसिफिक नाम था, यहाँ पे उसका नाम क्या होगा क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। ठीक है, अब KF इसका यूनिट क्या होगा। ठीक है, KF को अगर हम पिछले वाले इक्वेशन से लिखना चाहे तो क्या होगा चेंज इन टेम्परेचर या डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट डिवाइडेड बाय मोलैलिटी। यहाँ पे इसका क्या यूज़ करना है हमें, टेम्परेचर का यूनिट केल्विन, और मोलैलिटी का क्या होगा मोल पर kg। ठीक है, इसे सॉल्व करें तो क्या हो जाएगा kg केल्विन पर मोल। ठीक है, सेम यूनिट होगा KF का जो KB का था। ठीक है, ये है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। अब इसका एक प्लॉट, ठीक है, जैसे वहाँ पे था कि एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट में एक एक्स्ट्रा प्लॉट था, वैसे ही यहाँ पे भी एक प्लॉट है इसका। ठीक, वेपर प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में,
वेपर प्रेशर और यहाँ पे क्या होगा, टेम्परेचर। लेट्स सपोज कि ये हमारा प्योर वोलेटाइल सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है। तो जो सॉल्यूशन बना उसका फ्रीजिंग पॉइंट किधर आएगा, उधर या इधर। चूंकि यहाँ पे डिप्रेशर यानी फ्रीजिंग पॉइंट घट रहा है, तो जो सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट है वो इधर आएगा, क्योंकि इधर टेम्परेचर यहाँ सपोज 0 से शुरू हो रहा है, ये इधर इंक्रीज करेगा, ठीक है। तो इस टेम्परेचर पे जो फ्रीजिंग पॉइंट है, ठीक है, और इस टेम्परेचर पे जो फ्रीजिंग पॉइंट है, ठीक, ठीक, ये हमारा प्योर सॉल्वेंट का है और ये लिक्विड सॉल्वेंट और ये फ्रोजन सॉल्वेंट, और ये क्या हो गया हमारा सॉल्यूशन का, ठीक। ये सॉल्यूशन का यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और प्योर जो सॉल्वेंट था उसका यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। ये प्लॉट है डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट का। ये हुआ तीसरा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी यहाँ पे कंप्लीट, ठीक। नाउ चौथा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है। अब ऑस्मोटिक प्रेशर पढ़ने से पहले हमें पढ़ना पड़ेगा क्या, ऑस्मोसिस, ठीक है। ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस से पहले मैं एक क्वेश्चन करवाना चाहता हूं, वेपर प्रेशर ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन certain temperature is 0.850 bar, non volatile, non electrolyte solid, weighing 0.5 gram, again added to 39.0 gram of benzene. Molar mass 78 gram per mole. Vapor pressure of the solution then is 5 bar. What is the molar mass of the solid substance? हाँ, तो ये है क्वेश्चन रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर से, ठीक। क्वेश्चन में दिया क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन एट सर्टेन टेम्परेचर इज 0.850 बार, ठीक है। ये हमारा क्या है, PA0 इज 0.850 बार। पहला इंफॉर्मेशन हमें मिल गया। अब इसमें नॉन वोलाटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉलिड कितना, 0.5 ग्राम। ये क्या है हमारा WB, वेट ऑफ नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट। हमें 0.5 ग्राम ऐड कर रहे हैं कितना, 39.0 ग्राम बेंजीन में, ठीक है। ये क्या हो जाएगा हमारा वेट ऑफ बेंजीन ए कितना है, 39.0 ग्राम, ठीक है। और मोलर मास बेंजीन का कितना दिया हुआ है,
ये क्या है हमारा 78 ग्राम पर मोल एम बी, ठीक है, एम बी। अब वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन, देन जब हम ऐड कर रहे हैं तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर जो है वो कितना है हमारा, ये 0.845 बार, ठीक है। ये हमारा PA है वो 0.845 बार है, ठीक है, और राइट। तो अब मास ऑफ मोलर मास ऑफ सॉलिड सब्सटेंस, मतलब कि MB हमें यहां से फाइंड करना है, ठीक, हमें यहां से MB फाइंड करना है, ठीक है। तो इसमें से अगर हम रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर वाले पे जाएं, उस स्लाइड पे जाएं अगर, ठीक है, तो एक्सप्रेशन क्या आया था उसका, यस, क्या है ये, PA नॉट माइनस PA डिवाइडेड बाई PA नॉट इज इक्वल टू WB MB WA, ठीक है। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर से क्या आया था, A नॉट माइनस PA डिवाइडेड बाई PA नॉट इज इक्वल टू WB MB WA, ठीक है। अब यहां से हमें निकालना क्या है, MB, हमें ये निकालना है, ठीक है, ये हमें फाइंड करना है। WB MA WA दे रखा है, ये भी दे रखा है, ठीक है, और PA नॉट वो भी बुक से मैं देख ले रहा हूं, वो भी दिया हुआ होगा, PA नॉट ये भी दिया हुआ है, ठीक है। सारी वैल्यूज दी हुई है यहाँ पे, अब एक एक करके वहां पे सारा पुट कर देना है बस। PA नॉट की वैल्यू क्या दे रखी थी, इस कॉर्नर पे जो मैं लिख रखा था वो कितना था, 0.85 माइनस 0.845 या 0.845 डिवाइडेड बाई PA नॉट 0.85 इज इक्वल टू WB क्या था, WB किधर है, 0.5 ग्राम, ठीक है, 0.5 ग्राम मोलर मास ऑफ A, मोलर मास ऑफ A, ये A का मोलर मास है, ठीक है, ये B का नहीं, A का मोलर मास है, कितना है 78 ग्राम पर मोल डिवाइडेड बाई MB मल्टीप्लाइड बाई WA कितना है हमारा 39.0 ग्राम, 39.0 ग्राम, ठीक है। अब इस इक्वेशन को सॉल्व कर देना है और यहां से MB की वैल्यू मिल जाएगी आराम से, ठीक है, जो क्या होगा हमारा मोलर मास ऑफ नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस B का होगा। और इसका वैल्यू कितना आएगा, MB की जो वैल्यू है वो है 170 ग्राम पर मोल, ठीक है। ये क्वेश्चन था, न्यूमेरिकल था, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर से। इस तरह के क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में भी आ सकते हैं और कंपटीशन में जेई नीट के एग्जाम में तो ये क्वेश्चन आते ही हैं यहाँ से, ठीक है। बट कभी कभी न्यूमेरिकल्स बोर्ड एग्जाम में भी डाल देता है इस तरह से, ठीक है। न्यूमेरिकल जो है वो कंसंट्रेशन टर्म से आ सकते हैं बोर्ड एग्जाम में, मोलैरिटी नॉर्मेलिटी निकालने के लिए। दूसरा टॉपिक है न्यूमेरिकल का, वो है रॉल्स लॉ, उसका भी मैंने एक क्वेश्चन करवा रखा है। तीसरा जो न्यूमेरिकल आने की चांसेस है वो है कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज से। पहला कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज वेपर प्रेशर का मैंने एक क्वेश्चन करवा दिया, ठीक है। अब मैं देखता हूँ एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट का एक क्वेश्चन लिखने जा रहा हूँ, ठीक है। 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज C6H12O6 is dissolved in 1 kg of water in a suspension.
हाँ, तो ये है एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट का एक न्यूमेरिकल, ठीक है। इसका सॉल्यूशन यहाँ पे लिखते हैं। एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, उसका इक्वेशन अगर तुम देखोगे अपने कॉपी पे पीछे पेज पलट के, तो जो इक्वेशन था वो क्या था, डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के एम, ठीक है। ठीक, अब इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज डिजॉल्व इन 1 kg ऑफ वाटर, मतलब कि जो वेट है बी का वो कितना है, 18 ग्राम है क्या ग्लूकोज। तो नंबर ऑफ मोल अगर हम ग्लूकोज का निकालना चाहे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे WG सॉल्वेंट का जो वेट है वो कितना है 1 kg, ठीक है। तो NB अगर निकालना चाहे तो क्या होगा, NB डिवाइडेड बाई MB, गिवेन मास ऑफ ग्लूकोज डिवाइडेड बाई मोलर मास ऑफ ग्लूकोज। गिवेन मास कितना है 18 kg, और जो मोलर मास ग्लूकोज का होता है, ठीक है, ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है उसका, तुम लोग खुद से एक बार इस वीडियो को पॉज करके निकालो, मैं यहाँ वैल्यू लिखने जा रहा हूँ। जो होता है मोलर मास वो कितना होता है 180 ग्राम पर मोल, ठीक है। इसे सॉल्व करोगे तो यहाँ कितना आएगा 0.1 मोल। ये क्या हो गया, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज निकल गया, ठीक है। अब मोलैलिटी निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, मोलैलिटी के लिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी डिवाइडेड बाई वेट ऑफ ए, सॉल्वेंट का वेट वाटर कितना है 1 kg वाटर में 18 ग्राम ग्लूकोज को डिसॉल्व किया जा रहा है। 18 ग्राम ग्लूकोज का जो मोलर मास आया वो कितना आया है 0.1 मोल, ठीक है, 0.1 मोल। मोल, नंबर ऑफ मोल कितना आएगा 0.1 मोल डिवाइडेड बाई 1 kg, जो मोलैलिटी आया स्मॉल m वो कितना आ गया 0.1 मोल पर kg, ठीक है। अब आगे क्वेश्चन को पढ़ते हैं। एट व्हाट टेम्परेचर विल वाटर बॉयल, एट ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर का वैल्यू दे रखा है, ठीक है, और Kb की ये वैल्यू दे रखी, मतलब ये कह रहा है कि वाटर जो है वो 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर यानी 373 केल्विन टेम्परेचर पे वो बॉयल कर जा रहा है। उसमें जब हम 18 ग्राम ग्लूकोज डिसॉल्व करेंगे, ठीक है, तो वो फाइनल जो सॉल्यूशन बनेगा वो किस टेम्परेचर पे बॉयल करेगा, ठीक है। तो जो हम ये डेल्टा बी है उसका एक्सपेरिमेंटल वैल्यू यहाँ पे क्या आएगा, इक्वेशन जो दूसरा था वो माइनस टी, सॉरी ये टीबी होगा ना, टीबी माइनस टी बी नॉट। ये प्योर वाले के लिए था, कितना था 373 केल्विन, ठीक है, और ये किसका था सॉल्यूशन का बन जाने के बाद, ठीक है। अब इसमें हमने 18 ग्राम ग्लूकोज, प्योर वाले में 18 ग्राम ग्लूकोज डाले हैं, तो ये सॉल्यूशन जो बना है इसकी वैल्यू क्या होगी यही हमें फाइंड करना है। डेल्टा टीबी इज इक्वल टू ये फॉर्मूला होता है, और साथ ही साथ डेल्टा टीबी इज इक्वल टू ये भी होता है, तो इसके जगह पे हम इसको पुट कर सकते हैं, ठीक है। क्या हो जाएगा के बी इंटू एम, ठीक है, के बी इंटू एम, ये यहाँ पे बी होगा, ठीक है, के बी इंटू एम। अब के बी की वैल्यू जो है वाटर के लिए क्या दे रखा है 0.52 ग्राम केल्विन केजी केल्विन पर मोल, ठीक है। तो ये हमारा इक्वेशन हो गया, इसको इक्वेशन फिर से लिख लेते हैं, टी बी माइनस टी बी नॉट इज इक्वल टू के बी एम, ठीक है, एम। टी बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा के बी एम माइनस प्लस टी बी नॉट, ठीक है। टी बी नॉट प्योर वाले का कितना था 373 केल्विन प्लस के बी की वैल्यू 0.52 kg केल्विन पर मोल दिया हुआ है, ठीक है, और मल्टीप्लाइड बाई मोलैलिटी 0.1, ठीक है। इसे सॉल्व करोगे तो जो फाइनल सॉल्यूशन है वो किस टेम्परेचर पे
बॉयल करेगा उसकी वैल्यू मिल जाएगी यहाँ से। ठीक है, ये हुआ हमारा दूसरा क्वेश्चन एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट से। ठीक, मैंने कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ के 3 प्रॉपर्टीज आज मैंने पढ़ा है, एक रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर, दूसरा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, तीसरा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। मैंने दो प्रॉपर्टी का न्यूमेरिकल भी करवा दिया यहाँ पे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले लेक्चर में। थैंक यू।